कल हम लोग क्या कर रहे थे? अपन लोग ने बहुत डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक किया था। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एग्रीमेंट जो किसी को काम धंधा करने से रोकते हैं वो वॉइड होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जहां आप किसी को काम धंधा करने से रोकते हो तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे कि सर, एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस खुद लॉ में दिया हुआ है, आप यहाँ पर लोगों को काम धंधा करने से रोक सकते हैं। कैसे? सर, पार्टनर्स एग्रीमेंट में अपन ने 4 इंस्टेंसेस देखे थे। अंदर जो कोई पार्टनर है उसको दूसरा काम धंधा करने से रोका जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बाहर जाने वाले पार्टनर को सिमिलर बिजनेस एक पर्टिकुलर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रोका जा सकता है। सर, गुडविल को यूज करने से रोका जा सकता है। जो कोई भी गुडविल खरीद रहा है पार्टनरशिप फर्म की, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ऐसे 3-4 रेस्ट्रिक्शंस अपन ने पार्टनर्स एग्रीमेंट में पढ़े थे। कोई गुडविल खरीद रहा है आपसे, इन अंडर पार्टनरशिप की नहीं, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं। कोई आपसे कोई नॉर्मल तरीके से गुडविल खरीद रहा है तो क्या होगा कि सर वो आपको रोक सकता है सिमिलर बिजनेस फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जब तक वो खुद उस धंधे में है, या तो फिर एक रीजनेबल टाइम पीरियड फॉर इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट, वो आपको रोक सकता है। ठीक है। और ये बिल्कुल सही होगा, नहीं तो फिर वो आपसे गुडविल खरीदने का फायदा कैसे उठाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गए एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो अपन ने कल कर लिए थे। एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है कि सर, आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको दूसरी जगह काम धंधा करने से रोक सकता है, क्योंकि उससे उसका वर्क हैम्पर होएगा, कमिटमेंट चाहिए उसको आपका। सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स हमारे से ही डील करोगे या हमारे प्रोडक्ट्स में डील करोगे? सर, बाटा का शोरूम, एप्पल का शोरूम में एप्पल की चीजें बिक सकती है, बाटा के शोरूम में, लेवाइस के शोरूम में उन्हीं की चीजें बिक सकती हैं, दूसरी नहीं। कहीं दूसरी जगह डील करना है, दूसरे सामान में डील करना है, दूसरी जगह करो। ठीक है। सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स, मैं आपसे धंधा तो करूंगा लेकिन आप अपना सारा प्रोडक्शन मेरे को ही बेचोगे। ठीक है। ट्रेड कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव चीज के लिए भी बन सकती है, नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए भी बन सकती है। यदि पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए बनती है तो सही है, जैसे कि माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। लेकिन कार्टेलाइजेशन के लिए यदि बनती हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो करेक्ट एस्पेक्ट के लिए नहीं बनती। तो इसमें एस्पेक्ट देखना है किस लिए बन रही है। ठीक है। चलिए, मुकुंद भैया कहाँ गायब थे? हेलो। हाँ। सॉरी सर, पानी पीने गया था, फिर फेस वॉश करने गया था, ठीक नहीं है मेरे को। ओहो, मुझे लगा केला चिप्स खाने गया था। चलो आ जाओ। नेक्स्ट। तो सर, अपन को एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को पढ़ना बाकी था। आइए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये एनी आइडिया वेयर दीज रेस्ट ऑफ दीज पीपल आर? आज 5 जने नहीं आए हैं क्लास में, हाउ कम? एक तो ठीक है, नेतन का तो मैसेज आ गया। वेयर आर रेस्ट ऑफ दी 4 पीपल, 2 गर्ल्स एंड रोहन एंड यश? ये 4 जने नहीं आए हैं। ठीक है। चलिए, आइए ट्रेड कॉम्बिनेशंस पढ़ भाई। करण फारिया पढ़। Trade combination which have been formed to regulate the business or to fix prices are not void. The trade combinations which tend to create monopoly and which are against the public interest are void. सर, ऐसे ट्रेड बताया था ना, ट्रेड कॉम्बिनेशंस में 2 एस्पेक्ट होते हैं। सर, विच हैव बीन फॉर्म टू रेगुलेट द बिजनेस। बिजनेस में कई जने माल प्रैक्टिस करते हैं, जब दूसरे धंधे में पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, तो इधर प्राइस अंडर कटिंग कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस से कम में बेच देते हैं। तो फिर उनको रेगुलेट करना पड़ता है बिजनेस को, या फिर टू फिक्स प्राइसेस। ठीक है। जो कि सही तरीके से फिक्स प्राइस है, उसको करने के लिए दे आर नॉट वॉइड। द ट्रेड कॉम्बिनेशंस विच टेंड टू क्रिएट मोनोपोली, तू चला जा मार्केट से, मैं ही बेच दूंगा। या फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ट्रेड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कार्टेलाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं, सर दे आर वॉइड। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अपने को बैकग्राउंड में इंटेंशन देखना पड़ेगा किसके साथ में बना है। एग्जाम्पल पढ़ भाई।
An agreement by two firms to avoid competition is void because it tends to create monopoly and is against the public interest. कहाँ से आया है? Jairam, जयराम वर्सेस कहना राम। ठीक है, जयराम वर्सेस कहना राम। चलिए नेक्स्ट। अब आ जाओ सेकंड एक्सेप्शन अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी कि केस लॉ के बेसिस पे सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स। सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स हम ही से डील करोगे, पर भाई agreements to deal in the products of a single manufacturer or to sell the whole produce to a single dealer are valid if their terms are reasonable. एग्रीमेंट्स टू डील इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ सिंगल मैन्युफैक्चरर, हमारे से ही डील करोगे भैया, हमारे इस शोरूम में। आप शोरूम खोल रहे हो ना हमारा, हमारे से ही, दूसरे का प्रोडक्ट लाके नहीं बेच देना यहाँ पर, ठीक है। और टू सेल द होल प्रोड्यूस टू अ सिंगल डीलर, कि सर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो आप मेरे को ही बेचोगे, मेरे अलावा किसी को नहीं बेचोगे, ये बिल्कुल वैलिड होते हैं। दे आर वैलिड इफ द टर्म्स आर रीजनेबल। टर्म्स रीजनेबल होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। फर्दर डिटेल दी नहीं गई है, इसलिए अपने को भी प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। An agreement by a person to sell all the mica produced by him to the plaintiffs and not to another firm and not to keep any in stock is valid. सुपर नाइडू वर्सेस हर बादशाह साहिब, ठीक है, ओके ओके केस है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कि आप जितना भी माइका, माइका होती है ना यार, अपने वो डोर्स और उस पे लेमिनेशंस कर देते हैं, डोर्स पे चिपकाते हैं अलग अलग डिजाइन की, ऊपर एक पतली सी लेयर चिपका देते हैं जिससे वो अच्छा लगे, तो उसको माइका बोलते हैं। एग्रीमेंट बाय अ पर्सन टू सेल ऑल द माइका प्रोड्यूस्ड बाय हिम टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दो पार्टीज होती हैं कोई भी केस में, जैसे मोहोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। तो या फिर कार्बोलिक मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, जिसने केस किया मिसेस कार्लिल उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसके ऊपर केस किया, जो उस केस को डिफेंड करेगा, वो कहलाता है डिफेंडेंट। बात समझ में आ गई? सूट, केस को क्या बोलते हैं? सूट, ठीक है। तो सर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट समझ में आ गया? यस सर। मान लो इसमें लोअर कोर्ट में डिसीजन गया मिसेस कार्लिल के फेवर में, तो अब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को लगता है कि नहीं गलत किया, तो वो अपील करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर अब ये पार्टी इधर और ये इधर आ जाएगी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल, ठीक है। ऐसा तो ये समझाने का तरीका है, हालांकि लॉ के स्टूडेंट्स हो इसलिए इतना समझा रहा हूँ, सीए में लॉ के स्टूडेंट्स हो इसलिए नहीं, बस ये ध्यान होना चाहिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। प्लेंटिफ कौन? जिसने केस किया। डिफेंडेंट कौन? जो डिफेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो सर an agreement to sell by a person to sell all the mica produced by him to the plaintiff, plaintiff कौन है? सुबह नायडू, ठीक है, वर्सेस हर बादशाह साहिब, एंड नॉट टू अनदर फर्म एंड नॉट टू कीप एनी इन स्टॉक इज वैलिड। इट इज बिल्कुल सही है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। मैं तुम्हारे से डील ही तभी करूंगा जब तुम सारा माल मेरे को ही बेचोगे। नेक्स्ट, सर्विस एग्रीमेंट्स पढ़ गई। A clause in service agreement may or may not be in restraint of trade. An analysis of some of the clauses of service agreement is as under. देखो सर्विस एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस जो हैं वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो भी सकते हैं किसी को काम धंधा करने से रोकने के लिए, और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सो सम ऑफ द क्लॉजेस आइए देखते हैं क्लॉज क्या है और क्या वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है या नहीं है, थोड़ी डिटेल्स में। इतना ज्यादा इनसे वो मत होने की कोशिश करना, थोड़ा सा एक ब्रॉडर गाइडलाइन है बस, ठीक है। फर्स्ट पढ़ और उसका रिजल्ट पढ़। A clause to serve the employer for a stipulated period. Such agreements, if reasonable, do not amount to restraint of trade and hence are enforceable. देखो, a clause to serve the employer for a stipulated period if reasonable, यदि reasonable है, they do not amount to restraint of trade, ठीक है। कई बार आपके उसमें लिखा हुआ होता है ना, क्या लिखा हुआ होता है कि सर आप अगले 5 साल तक हमारे यहाँ पर ही आप बॉन्ड भरवा लेते हैं कि आप अगले 5 इयर्स तक हमारे यहाँ पर ही जॉब करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सर देखो, ये रीजनेबल लुकिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन हो भी सकता है और नॉन रीजनेबल भी हो सकता है, ठीक है।
यदि उसने आपके ऊपर कुछ इतना ट्रेनिंग डेवलपमेंट आपको बाहर इंडिया से बाहर भेज के कोई आपकी ट्रेनिंग करवाई है, डेवलपमेंट किया है, उसने आपके ऊपर खर्चा किया है, तो वो चाहेगा ना कि वो सारा वसूल हो गई वापस, नहीं तो आप तो पहले साल ही छोड़ के भाग जाओगे। एक तो हो गई ये वाला एस्पेक्ट, तो वो आपको रोक सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में सर है ना, 5 साल का बॉन्ड भरवा लिया, कुछ नहीं, तीसरे साल आपका कहीं मूव ऑन करने की इच्छा है, वो कहता है तेरा 5 साल का बॉन्ड है, तेरे पे केस ठोकूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, तो छोड़ के चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मैंने पहले उसमें बताई थी कि उसने कोई खर्चा किया है वगैरह वगैरह, तो वो आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड जो भरवाया इतने साल तक मेरे ऊपर, आप मेरे साथ काम करोगे, वो कितना एनफोर्सेबल। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई मतलब नहीं, आराम से छोड़ के जाओ, वो जितना केस करने में पैसा लगेगा उतना में तो तुम्हारे से उसका पीछा ही छूट जाएगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर A 2। clause, a clause to prevent the employee from accepting any other engagement during his employment. मतलब Such आप agree जब तक मेरे यहाँ काम कर रहे हो कहीं और काम नहीं करोगे, कोई और दूसरा काम नहीं करोगे। सच एग्रीमेंट्स डू नॉट अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड हैंस आर एनफोर्सेबल। कल मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो वाली जो कंपनी कोरोना में थी, बताया था। मुकुंद याद आ रहा है? यस सर, कि है ना, टीसीएस में काम करने वाला एम्प्लॉय घर से बैठे बैठे वहां का भी काम करने लग गया था, इन्फोसिस का भी। वो तो बाद में फॉर्म 16 दोनों जगह से तनख्वाह आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफ्लेक्ट होके फिर उनको पकड़ के और वीड आउट किया ऐसे लोगों को। ठीक है, तो आप रोक सकते हो। दिस इज नॉट एन सर्विस एग्रीमेंट में, दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। थर्ड, a clause to prevent the employee from accepting a similar engagement after the termination of his services. देखो, आप मेरे यहाँ पर काम कर रहे हो, आप सर्विस छोड़ के जा रहे हो, तो मैंने उसी समय एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप जो काम मेरे यहां पर किया है वो दूसरी जगह पे नहीं करोगे। इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, एक बार देखते हैं। अ क्लॉज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विसेज। पॉइंट नंबर ए, If a restraint is intended only to protect an employer against an employee making use of trade secrets learned by him in the course of his employment. यदि ये रिस्ट्रेंट केवल इसलिए लगाया जा रहा है कि और सिमिलर कोई एंगेजमेंट में काम नहीं करोगे हमारे कॉम्पिटिटर के यहाँ, मतलब कॉम्पिटिटर नहीं, सिमिलर एंगेजमेंट में काम नहीं करोगे, उसको रोकने का इंटेंशन केवल इतना है, प्रोटेक्ट एन एम्प्लॉयर अगेंस्ट एन एम्प्लॉय मेकिंग यूज ऑफ ट्रेड सीक्रेट। भैया, मेरे कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं जिनके बेसिस पे मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा धंधा चलता है। तू मेरे यहाँ जब एम्प्लॉय था, तूने वो ट्रेड सीक्रेट समझ लिए और देख लिए। तो यदि मैं अपने ट्रेड सीक्रेट्स को लीक होने से बचाने के लिए ये काम कर रहा हूं, जो आपने एज एन एम्प्लॉय मेरे यहाँ पर देख लिए थे, तो सच एग्रीमेंट्स डू नॉट अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैं रोक सकता हूं, हेंस आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। क्या, अगले 2 साल तक आप सिमिलर ऐसे एंगेजमेंट में काम मत करना। बात समझ रहे हो? ताकि क्या है, नॉर्मल 2 साल में तो आजकल चीजें इतनी फास्ट हो गई हैं कि ट्रेड सीक्रेट्स 1-2 साल में अपने आप सारे बाहर आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट पे नया नया या अमेजन पे नया नया कोई कैसे बेचे, ये 6 महीने में, 2 महीने में लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को कॉपी करके फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे लॉन्च कर देते हैं। बात समझ रहे हो? तो आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाओ, अगले 1-2 साल तक सिमिलर उसमें काम नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक सीनियर डॉक्टर साहब थे, ठीक है, एक जूनियर डॉक्टर ने उनको ज्वाइन किया। इनको ज्वाइन कराते वक्त सीनियर डॉक्टर ने लगा दिया था कि जब कभी भी आप अगले 3 साल तक कोई दूसरा जॉब, जब तक यहां पर है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया, 3 साल तक कहीं और जॉब नहीं करेंगे। पहला रेस्ट्रिक्शन ये लगा दिया। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, 3 साल बाद या फिर मैं जब तक हूं, आप में मान लो मुंबई में, मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, 2 रेस्ट्रिक्शन लगाए उनको अपॉइंटमेंट देने से पहले। क्या कि सर, एक तो आप जब तक मेरे यहाँ पर हो इस 3 साल के दौरान, मतलब 3 साल के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ, इस 3 साल के दौरान और पैरेलली कहीं पर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहीं जॉब नहीं करोगे। सर ये बिल्कुल लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? सर बिल्कुल लगा सकता है। ठीक है, और जब भी आप छोड़ोगे, आप 20 किलोमीटर के दायरे में
जहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके 20 किलोमीटर के दायरे में आप इन 3 सालों में 4 सालों में निकलने के 2 सालों में प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं तो आप मेरे ही ट्रेड सीक्रेट्स मुझी पे यूज करोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने 1 साल बाद ही छोड़ दिया, डॉक्टर साहब ने 1 साल बाद ही छोड़ दिया और मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में ही प्रैक्टिस करने लग गए। ऐसा एक क्वेश्चन देखेंगे अपने आएगा, मुंबई के 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही प्रैक्टिस करने लग गए। क्या उन्हें रोका जा सकता है? सर आपको रेफरेंस देना है, सर्विस एग्रीमेंट है, सर्विस एग्रीमेंट हुआ था। क्या इनको छोड़ के जाने से रोक सकते हैं? नहीं सर, छोड़ के जाने से नहीं रोक सकते हैं, पहली बात। लेकिन इन्होंने इस दौरान यहाँ रहते हुए कुछ ट्रेड सीक्रेट सीख लिए। ट्रेड सीक्रेट सीख लिए कि ये डॉक्टर इलाज कैसे करता है, ये उसका सीक्रेट क्या है, उसकी कोई पैथी क्या है जिससे वो सही कर देता है दूसरे डॉक्टर्स के कंपैरिजन में जल्दी। ठीक है, प्रैक्टिस 20 किलोमीटर के दायरे में करने से रोका जा सकता है अगले 2 सालों तक के लिए, जब तक का इनका 3 साल का पीरियड पूरा नहीं हो जाता। बात समझ रहे हो? ठीक है, इजी है। आप जब एक्चुअल में वो क्वेश्चन देखेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ना है यार ये। An employee who possesses certain trade secrets agreed not to carry on the similar business during 5 years after termination of service. फॉस्टर एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस सकेट, इंग्लिश केस है। ठीक है, इतना ज्यादा ध्यान लेने की बात नहीं है, जो मेन कंसेप्ट था वो आपने को बता दिया है। पॉइंट नंबर बी, ये लैंडमार्क केसेस नहीं है बेटा, इसलिए परेशान मत होना, बस कंसेप्ट ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? कंसेप्ट ध्यान रखो। पॉइंट नंबर बी, If a restraint is intended to serve any other purpose, say to avoid competition. यदि पर्पस रिस्ट्रेंट का कंपटीशन अवॉइड करना है, सच एग्रीमेंट्स अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड हेंस आर नॉट एनफोर्सेबल। कंपटीशन अवॉइड करना नहीं कर सकते, रीजनेबल रोक लो सर, निकलने के 6 महीने बाद तक मत आना वगैरह वगैरह। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट अ सर्वेंट फ्रॉम कम्पीटिंग फॉर 5 years आफ्टर द पीरियड ऑफ सर्विस इज void। कॉम तुम है ना, मतलब ये कहते हैं कि यदि आप मेरे ट्रेड सीक्रेट्स को यूज करने से रोकना चाह रहे हो, उस रेस्ट्रिक्शन का एम क्या है कि आप मेरे ट्रेड सीक्रेट्स को यूज करने से मैं रोकना चाहता हूं किसी को, तो फिर वो वैलिड है। देखो मेरी मंशा गलत नहीं है, मैं अलग चीजों को अलग ढंग से करता था जो तुमने मेरे यहाँ पर रह के सीख ली। मैं तुमको रोकना चाहता हूँ, मैं एक रीजनेबल टाइम पीरियड तक तुमको रोक सकता हूँ। लेकिन तुम मेरे यहाँ से छोड़ने के बाद में तुम इस धंधे में 5 साल नहीं आओगे, जबकि मेरे कोई ऐसे ट्रेड सीक्रेट थे भी नहीं। बात समझ रहे हो? तो क्या वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा? नहीं सर, यार इसका तो पर्पस क्या था, टू अवॉइड कंपटीशन। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। इधर भी करना है रीजनेबल लगाओ, नॉन रीजनेबल वगैरह वगैरह, ये सब एक पढ़ने की थ्योरी है। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तब तुमको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आएंगी। चलिए, तो अपन ने ये पार्ट पूरा कर लिया है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला पार्ट। इसमें ट्रेड में सर्विस रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर गया सर्विस कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो अब अपन ने कर लिया 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो पूरे कर लिए। वॉइड एग्रीमेंट्स के अलग अलग टाइप्स जो अपन कर रहे थे, ये 6 पूरे कर लिए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से, किसी पर्टिकुलर आदमी से शादी करने से, जीवन भर शादी करने से, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से, पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति से शादी करने से जो रोक रहा है वो वॉइड एग्रीमेंट है। सिवाय माइनर को शादी करने से रोकने वाला एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता है, वो वैलिड होता है। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूरी देख ली कि सर वैसे तो किसी को काम धंधा करने से रोकने वाला एग्रीमेंट गलत है, लेकिन एक्सेप्शंस, एक तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाले एक्सेप्शंस, ये अपन ने देख लिए। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सर ये बहुत डिटेल में अपन डिस्कस कर चुके हैं, कभी कभार इस पे क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन इस पे आता है, कभी कभार इसमें से आता है। इसमें से मैरिज वाले में से आज दिन तक नहीं देखा गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब नहीं आ सकता, अब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है जिनके अंदर, तो क्या वो वैलिड एग्रीमेंट्स होंगे? क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? नहीं सर, वो वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। मैं आपका घर किराए पे लेता हूं और मैं 10,000 रुपए दूंगा या फिर 12,000 रुपए दूंगा, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी का
एलिमेंट आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, सर यदि ये घर मेरे लिए लकी प्रूव हुआ तो 12,000 दे दूंगा, नहीं तो 10,000 रुपए दे दूंगा। क्या अनसर्टेनिटी की बातें कर रहे हो? ऑयल वेंडर 5 तरीके के ऑयल में डील करता था और आपने कहा ये 500 रुपए पकड़ो और तेल भिजवा देना। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, कौन सा तेल भिजवाना है ये तो आपने बताया नहीं। या तो पता करो कौन सा तेल भिजवाना है, तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पता नहीं किया तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पर रिपीट नहीं किया है। अब 3 तरीके के वॉइड एग्रीमेंट्स बचते हैं। सबसे पहला है वेजरिंग एग्रीमेंट, फिर है एग्रीमेंट कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, और नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ठीक है, ये दो शायद तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिए हुए होंगे, मैंने अलग से जोड़े हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट एग्जामिनर का वन ऑफ द पेट क्वेश्चंस होता है। वेजर एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दो चीजें होती हैं, समझना। सब जने आंख नाक कान खुली रखेंगे और ध्यान से समझेंगे। यश भैया ये बताएंगे कि लेट क्यों ज्वाइन किया। यश भैया। हेलो, यस सर। हाँ यश भैया, कहाँ बिजी थे? सर लंच कर रहा था, मुझे लगा 1:30 का क्लास था। अबे 1 लिखा हुआ है, 1:30 क्यों लग गया तेरे को? मैंने चेक नहीं किया है, वापस। ट्रेन फ्लाइट पकड़ने बैठेगा तो अरे 2 की है, 2 बजे की है, जबकि फ्लाइट 1 बजे की थी। ऐसा थोड़ी करते हैं, वहां तो 4 बार चेक करते हैं अपन। है, ऐसा मत करो। सुहान गोयल, यस सर। आप कहाँ बिजी थे? सर मैं अभी लंच कर रहा था, मैं भूल गया, मेरे को लगा 5-6 बजे का क्लास है, फिर देखा हाँ, मैंने। क्या होता है ना, अच्छा पढ़ा। कुछ चीजें जिंदगी में होती हैं स्टैटिक और कुछ चीजें होती है डायनामिक। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स? स्टैटिक मीन्स जो स्टैटिक ही रहेगा। शाम को क्लास 8:30 ही है तो 8:30 ही होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। डायनामिक होती है, डेली बेसिस पे चेंज होने वाली। शेयर प्राइसेस डायनामिक होती है ना, हर सेकंड चेंज होती है। तो अभी अपन डायनामिक मोड में चल रहे हैं एकदम। ठीक है, कभी भी कुछ भी कोई भी टाइम रखा जा सकता है, आपसे पूछ के रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, ध्यान करो रे, टाइम पे ज्वाइन करो। नेक्स्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक चालू करते हैं अपन। वेजर को क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? सट्टेबाजी, बेटिंग। ठीक है, कभी अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई है दक्ष अग्रवाल? शर्त लगाई है कभी? अरे दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? हम्म, अच्छा दक्ष अग्रवाल गायब हो गया। चलो नीम मुरार का आप बताओ, कभी किसी से शर्त लगाई है? हाँ सर। हाँ, क्या शर्त लगाई है, चल बता। वैसे याद नहीं है सर, बट लगाता रहता हूँ सर। हाँ, लगाता रहता हूँ सर। जैसे नीम मुरारका ने एक दिन हमारे मीत से शर्त लगाई, मीत मालपानी से, एम स्क्वायर से शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? कल बारिश होगी तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, और यदि कल बारिश नहीं होगी तो तू मुझे 100 रुपए देना। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं दोनों बैठ के? सर ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं सर? वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोलते हैं। समझ में आ गया? वेजरिंग एग्रीमेंट्स वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। आजकल तो आईपीएल में कौन सेंचुरी बनाएगा, अगली बॉल पे चौका होएगा, ये होएगा वो होएगा, हर चीज पे बैटिंग होने लग गई है यार। ठीक है, तो वो कैसे एग्रीमेंट्स हैं? कि सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स है, यानी कि बैटिंग वाले एग्रीमेंट्स, यानी कि सट्टेबाजी। ठीक है, क्या वेजरिंग एग्रीमेंट्स इंडिया में वैलिड है? नहीं सर, वेजरिंग एग्रीमेंट जहां तक इंडिया का सवाल है ये वॉइड एग्रीमेंट्स है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये गलत तरीके के एग्रीमेंट्स है। हमारा कानून जो ये सट्टेबाजी और बेटिंग होती है ना, इसको प्रमोट नहीं करता है, इसको प्रमोट नहीं करता है। क्या बेसिक बात समझ में आ गई? तुम में से कोई ये ड्रीम 11 और इस पे एप्स पे टीम बनाता है क्या?
मैंने तो आज दिन तक ये कोडिंग नहीं देखा है, इसलिए मुझे तुमसे ही समझना पड़ेगा ये एप्स क्या होते हैं। किसी ने ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई है? नमित, नमित कहाँ चला गया? अरे एक्टिव रहा करो यार क्लास में, नमित। अच्छा, किसी ने भी ये ड्रीम इलेवन या ऐसे दूसरे एप्स होते हैं ना, उस पे किसी ने अपनी टीम बनाई है कि आज ये टीम होगी ना, आज इतना स्कोर बनेगा, बहुत सारे प्रिडिक्शंस लगते हैं ना यहाँ पर। यस सर। तो ये क्या है सर? ये सट्टेबाजी है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपके मन में आएगा, मान लो कोई साउथ से आया हुआ बच्चा है, मतलब अपनी क्लास में, साउथ में आप सब जानते हो कि सर बहुत सारी लॉटरीज चलती हैं। हाँ सर, लॉटरीज चलती हैं सर, वो भी तो सट्टेबाजी है। सब जने लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, लॉटरी जानते हो ना क्या होता है? यस सर, सब जने लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। उसमें से कुछ को, वो जो एक पूल क्रिएट होता है, किसी ने 100 रुपए के 5 टिकट लिए, किसी ने 100 रुपए के 4 टिकट लिए, ऐसे 1,000 लोगों ने 100 100 रुपए वाले लॉटरी टिकट ले लिए। तो कितने लोग हो गए सर? 1 लाख रुपए का फंड कॉर्पस क्रिएट हो गया। पहला इनाम 20,000 रुपए का, दूसरा इनाम 10,000 रुपए का, तीसरा इनाम 5,000 रुपए का। 3 इनाम लॉटरी वाले ने किए थे। ठीक है, तो जिसने भी 100 रुपए का खरीदा, एक लकी विनर 20 जीत जाएगा, एक 10 जीत जाएगा, एक 50, एक 5,000 रुपए जीत जाएगा। टोटल कितना खर्च करना पड़ा वाला लॉटरी को? सर 35,000 रुपीज खर्च करना पड़ा। कलेक्ट कितने हो गए? 1 लाख। बाकी प्रॉफिट कितना हो गया सर? 65,000 उसका प्रॉफिट हो गया। तो सर साउथ में खुद गवर्नमेंट ऑपरेटेड लॉटरीज चलती है। साउथ में खुद गवर्नमेंट ऑपरेटेड लॉटरीज चलती हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, लोटो लॉटरी। ठीक है, लोटो लॉटरी चलती है। तो सर क्या ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर यहाँ पर सट्टेबाजी नहीं हो रही है क्या? सर बिल्कुल सट्टेबाजी हो रही है। इसलिए कैसा एग्रीमेंट है कि सर ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट कैसे होते हैं कि सर वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, शुरुआत से गलत होते हैं। क्या बेसिक बात समझ में आ गई? यस सर, वेजरिंग एग्रीमेंट सट्टेबाजी वाले हैं। ठीक है सर, वेजरिंग एग्रीमेंट्स फिर सर ये सरकारें खुद कैसे चला रही हैं कि सर हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे पुराना वाला क्रिमिनल लॉ है आईपीसी, उसमें सट्टेबाजी वेजरिंग को मना किया गया है। लेकिन लॉ, क्रिमिनल लॉ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट टू स्टेट वो वेरी करता है। मतलब राजस्थान में थोड़ा सा उस आईपीसी की धाराओं में चेंज करके राजस्थान पीनल कोड ऐसा बना देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा उसमें वेरिएशन करके। तो सर वेजरिंग एग्रीमेंट को साउथ में, जैसे लॉटरी साउथ है, तमिलनाडु केरल में मान लो ये लोटो लॉटरी चल रही है, तो सर इसको इसको वैलिड नहीं बनाया है। बस उन्होंने इतना सा बोला है कि यहाँ पर वो है अभी भी वॉइड, जहां भी स्टेट्स में वो चल रहा है ना, वो सट्टेबाजी के कारण है वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, जो भी इस लॉटरी में इन्वॉल्व है हम उसको जेल में नहीं डालेंगे, बस वो डालते नहीं, उन्होंने एक प्रैक्टिस बना ली है, इसलिए वहां पर ये लॉटरी वगैरह के काम धंधे चल रहे हैं। नहीं तो ये है बेसिकली वेजरिंग एग्रीमेंट और ये वॉइड एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये गलत एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल नहीं है। मान लो नीम मुरारका ने एक लॉटरी चलाई, लॉटरी का वो सिस्टम चलाया। अरे तुमने एक वो मूवी देखी है जिसमें उन लोग को दो जोड़ीदार होते हैं, उनको सपने आते रहते हैं और फिर उस सपनों को है ना नंबर बना के निकालते हैं एक लॉटरी का? वो मूवी किस किस ने देखी है? फुकरे। हाँ, फुकरे 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 मूवी किस किस ने देखी है रे? फर्स्ट पार्ट। हैज एनीबडी ऑफ यू सीन फुकरे मूवी फर्स्ट पार्ट? किस किस ने देखी है? वो दिल्ली में लॉटरी सिस्टम चला रहे होते हैं। ठीक है, लॉटरी का नंबर लगा के लॉटरी खेलने दिल्ली में जा रहे होते हैं। तो क्या लॉटरी वैलिड हो गई? नहीं सर, लॉटरी वैलिड नहीं हुई है, बस पकड़ते नहीं है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो सर मान लो ये कोई मिस्टर मिस्टर कृष्णा है जो लॉटरी का धंधा करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस पे बेटिंग करते हैं और फिर वो इसको बोलते हैं। तो एग्रीमेंट है, जो जो लॉटरी टिकट खरीद रहा है उन सब के साथ में इनका एग्रीमेंट बन रहा है कि यदि आपका नंबर निकलेगा तो मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, 10 दूंगा, 5 दूंगा, इस तरीके का। सर ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब शुरुआत से गलत एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो हमारे नीम मुरारका का नंबर लग गया, नंबर था लॉटरी पे 235, और लॉटरी के लिए नंबर खुला 235, इसको 20,000 रुपए की लॉटरी जीत गया ये। ठीक है, नीम मुरारका, इसने जाके कृष्णा जी से डिमांड किया,
लाओ मेरी लॉटरी के जीते हुए पैसे। कृष्णा जी ने क्या किया, पैसे नहीं दिए, दो लपड़ लगा के थप्पड़ लगा के भगा दिया इसको वहां से, ठीक है। अब ये क्या है, कोर्ट में जा सकता है क्या इस लॉटरी को कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए? सर वेजरिंग एग्रीमेंट है, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट है, यानी कि नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, ये कुछ नहीं कर सकता। वॉइड एग्रीमेंट है तो लोग अपनी रिस्क पे खेलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यस सर। मान लो आपने गोवा गए होगे, गोवा में बहुत जगह कैसीनोस चलते हैं या नहीं चलते हैं? वर्ड कैसीनो सुना है या नहीं सुना है ना सर? इतनी सारी मूवीज हैं जिनमें कैसीनो के सीन्स होते हैं वगैरह वगैरह, पुराने अमिताभ बच्चन से लेके आज की नई मूवीज में भी होते हैं। तो वहां क्या कर रहे हैं, एक रोलर चलता है, उसमें बॉल डालते हैं, तो बॉल जिस नंबर पे आप बैट करते हो उस पे लग जाती है तो आपको प्राइज मनी मिल जाता है, अदरवाइज आपका पैसा लूज हो जाता है। ये सब क्या हो रही है, बेटिंग ही तो हो रही है, सट्टेबाजी ही तो हो रही है। तो सर गोवा में ऐसा नहीं है कि इसको लीगलाइज कर दिया गया है, बस इतना सा है कि इसको करने वालों को पकड़ना बंद कर दिया है ताकि उनका टूरिज्म इकोनॉमी चल जाए। ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। जब आप ड्रीम 11 वाले ऐप का एड देखते हो, जब कोई भी क्रिकेट सीरीज चलती है, मान लो ड्रीम 11 के ऐप का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सुहान गोयल, दक्ष अग्रवाल, ध्यान रखना, जब आप ड्रीम 11 वाले ऐप का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में स्टार लगा के लिखा हुआ होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट केवल उस जगह के लिए है जहां पर ऐसी सट्टेबाजी को करना अलाउ किया गया है। यानी वो एड तो पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट हो रहा है बाबू, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद के हाथ पैर बचा लिए कि हम उन्हीं जगह के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जहां पर ये सट्टेबाजी का के काम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो अलग बात है कि राजस्थान में वेजरिंग एग्रीमेंट डिसअलाउड है, पर राजस्थान का बच्चा भी ड्रीम 11 के ऐड को देख के उसको डाउनलोड कर लेता है ऐप को और फिर सट्टेबाजी करने लगता है। उन्होंने तो खुद के हाथ पैर उस एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्लेमर दे के बचा ले कि हम केवल उन जगह के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिन जगह ये सब एक्टिविटीज अलाउड हैं। मानने की बेसिक में क्या समझाना चाह रहा हूं कि सट्टेबाजी इज बेसिकली वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट इज नथिंग बट बेटिंग। बेटिंग के रिलेशन में आपने कोई एग्रीमेंट बनाया तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। क्या वो वैलिड है या वॉइड है? कि सर वॉइड एग्रीमेंट है। कुछ स्टेट्स में वेजरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, कुछ में तो सरकार खुद लॉटरी चलाती है जैसे लोटो लॉटरी, पर वो वेजरिंग एग्रीमेंट जो है उस हिसाब से वो मतलब है ना वैलिड नहीं हो जाते हैं। सरकार खुद चला रही है, ऐसी एक्टिविटीज को अलाउ कर रही है, उससे वो वैलिड नहीं हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? एक ओवरव्यू समझ में आ गया आपको वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? और बातें बतानी है मुझे वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड, और बातें बतानी है, आइए समझिए। सर वेजरिंग एग्रीमेंट में एक तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट है। वेजरिंग एग्रीमेंट गलत एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। सबसे पहला वेजरिंग एग्रीमेंट का सबसे पहला जो असेंशियल एलिमेंट है वो क्या है कि सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए। कैसे? कि कल बारिश हो भी सकती है, कल बारिश नहीं भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। यदि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है और आउटकम पहले से उसका सर्टेन है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया जीतेगी। लोगों इंडिया पाकिस्तान मैच पे बेटिंग करते हैं ना, वो भी तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स है। इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी, सर ये एक अनसर्टेनिटी की बात होती है ना। तो सर सबसे पहली बात क्या होती है वेजरिंग एग्रीमेंट में? देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, नंबर वन। इफ देयर इज सर्टेनिटी ऑफ द आउटकम इट इज नॉट अ वेजरिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि सर देयर आर चांसेस ऑफ विनिंग ऑब्लिक लूजिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। चांसेस ऑफ विनिंग ऑब्लिक लूजिंग ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के जीतने और हारने के चांस होने चाहिए। जो जो दोनों एग्रीमेंट बना रहे हैं ना मिस्टर एक्स और वाई, दोनों के जीतने और हारने के चांसेस होने चाहिए। यह समझ में आ रहा है सुहान गोयल? यस सर। तो वीडियो ऑन कर लो दोनों जने, ठीक है। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए, चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग ऑफ बोथ द पार्टीज होना चाहिए। नंबर थ्री कि सर अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट, अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट, पैसा जो है
जो उस सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है, अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट, नो अदर इंटरेस्ट, no other interest of any party is involved, no other interest of any party is involved। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, no other interest of any other party is involved। कैसे कि सर एक्स और वाई ने आपस में एग्रीमेंट बनाया, कल बारिश होगी तो मैं 100 दूंगा, नहीं होगी तो तू मुझे 100 रुपए देना, ठीक है सर। अनसर्टेन है, बारिश का होना है ना, हाँ। दोनों पार्टीज के विनिंग और लूजिंग का चांस है, हाँ। जो ये 100 रुपया है, इसके